Hello. So, in this lecture, we are going to start our Visual Studio. तो आज हम क्या है आज इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उससे आगे भी जो भी कराना वो करेंगे। तो सबसे पहले पहले विजुअल स्टूडियो खोल लेते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि पुरानी वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया है। तो सबसे पहले हमने सी शार्प का इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने बताया था कि सी शार्प क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के पास जो है अपना कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, जो भी है वैसे सी शार्प के पास भी अपना कंपाइलर है। ठीक है। और इसके थ्रू जिसके थ्रू हम क्या है सिस्टम के थ्रू सिस्टम से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात हमने ये करी थी कि जो सी शार्प है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। मीन्स प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि जो भी काम होगा यानी whatever you will write in the program, everything will be done with the help of the object। लेकिन सी और सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है, आप बहुत कुछ मीन्स काफी प्रोग्रामिंग बिना ऊप्स के कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने थोड़े फीचर्स देखे और इवोल्यूशन भी देखा था हमने उसका सी शार्प को, जिसमें हमने बताया था कि जो सी शार्प है उसमें सी के कॉन्सेप्ट भी होते हैं एंड सिक्योरिटी एंड पावर ऑफ सी प्लस प्लस ऑल्सो यूज इन सी शार्प, और जो एलिगेंस ऑफ जावा इज ऑल्सो यूज्ड इन सी शार्प। और विजुअल बेसिक जो प्रोग्रामिंग है लैंग्वेज है उसके फीचर्स भी उसके लिए उसके पास होते हैं सी शार्प के पास। तो ये क्या है, सी शार्प एक मॉडर्न लैंग्वेज है जो कि काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी स्ट्रांग लैंग्वेज है, और खास करके डॉट नेट फ्रेमवर्क के लिए। उसके बाद हमने क्या समझा था, उसके बाद हमने डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में बात करी थी। डॉट नेट फ्रेमवर्क के बारे में बात करी थी हमने, और उसमें बताया था कि जो डॉट नेट फ्रेमवर्क है उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि देखिए एक्चुअल में क्या होता है, जैसे अगर आपको सी शार्प का प्रोग्राम रन करना है तो आप एक तो तरीका है कि कोई भी एडिटर यूज कर लो, जैसे कि वी एस कोड है। तो वहाँ पे वी एस कोड डाउनलोड करोगे, इंस्टॉल करोगे और उसको पाथ दे दोगे वी एस कोड का, जिससे आपके सी शार्प के रन एग्जीक्यूट होंगे, प्रोग्राम्स रन होंगे। और एक है आप विजुअल स्टूडियो आईडी का यूज करते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है। तो फिर डॉट नेट फ्रेमवर्क में क्या होता है, देखिए जो विजुअल स्टूडियो है आईडी है उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जिसमें से एक है डॉट नेट फ्रेमवर्क उसके अंदर होता है। अगर आप डॉट नेट फ्रेमवर्क का यूज करेंगे तो वहाँ पे आपको सी शार्प के कंपाइलर को डाउनलोड और इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। क्योंकि इसमें पहले से होता है जो सी शार्प कंपाइलर है, जिससे कि आप अपने प्रोग्राम को एक्सेक्यूट कर पाते हैं। इसमें होता क्या है, डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि डॉट नेट फ्रेमवर्क है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करता है। उन सभी का कंपाइलर इसके पास होता है। जैसे मान लीजिए मुझे सी शार्प रन करना है तो सी शार्प का प्रोग्राम लिखूंगा, उसको एक्सेक्यूट करने के लिए मेरे पास क्या होगा, सी शार्प का कंपाइलर होगा। उससे मुझे क्या मिलेगा, एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज मिलेगी। और वो इंटरमीडिएट लैंग्वेज जो है एग्जीक्यूट की जाएगी किसके थ्रू, सीएलआर की बात करें थी तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर होता है सीएलआर, दैट इज कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। ठीक है। जिसके थ्रू जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है। तो डॉट नेट फ्रेमवर्क के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इनिशियल लेवल पर हम इन तीन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। एक तो होता है सीएलआर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, दूसरा होता है इंटरफेस होते हैं इसमें बहुत सारे, और इसमें लाइब्रेरीज भी होती हैं। लाइब्रेरी और क्लासेस के अंदर ऑलरेडी होती है। तो ये सब डिस्कस किया था। उसके बाद आज क्या बढ़ने जा रहा है, आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब हम विजुअल स्टूडियो पे अपना सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और कोडिंग करेंगे आज। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे करूँगा क्लिक, और यहाँ से एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा। ठीक है। और यहाँ पे मुझे कंसोल एप्लीकेशन सिलेक्ट करना है। ठीक है। सी शार्प कंसोल एप्लीकेशन, हम कंसोल एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट, यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे
लर्नर स्ट्रिंग दे देते हैं। लर्नर स्ट्रिंग सी शार्प, ठीक है। सी शार्प, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वेट करो थोड़ा। ठीक है, तो आपको देखो लर्नर स्ट्रिंग सी शार्प बन के प्रोजेक्ट आ गया और उसके अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस को मुझे ऑलरेडी एक फाइल बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक बार हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक बार इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी शार्प पे प्रोग्राम को रन करने के लिए उसे लिख देता हूँ। तो वेट करो, यूजिंग, मैं यहाँ पे सिस्टम फाइल को इम्पोर्ट करूंगा, ठीक है। सबका यूज बताएंगे क्या है। उसके बाद क्या करना, मैं एक नेम स्पेस ले लेता हूँ। नेम स्पेस मान के, नेम स्पेस को नाम दे देता हूँ, मान लो स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद मैं क्लास बना देता हूँ, मान लीजिए क्लास, क्लास का नाम ये दे देता हूँ मैं। यहाँ पे एक स्टैटिक वॉइड मेन, मेन, ठीक है। हाँ हाँ। तो ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी शार्प, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे बाकी लैंग्वेज में लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, हेलो सी शार्प, वट एवर यू वांट टू राइट, हम लिख देते हैं यहाँ पे हेलो सी शार्प, ठीक है। ये है hello C sharp, and now we have to execute this one. Okay, so what I have to do, I will click on this to execute the program. So let's see. देखो हेलो सी शार्प आ गया, ठीक है। सही हो गया हमारा बेसिक प्रोग्राम और बेसिक स्ट्रक्चर। और सबसे पहले इन सब का यूज समझ लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला था कि whatever you are going to write in C sharp, you will have to use the concept of oops, because C sharp is a purely object oriented language, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या है, क्लास ही बनाई है, क्लास के अंदर अपना प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ये एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर जो भी यूजर से इनपुट लेना है, जो भी आउटपुट करा, आउटपुट मतलब आउटपुट दिखाना है स्क्रीन पे या कंसोल पर, तो उस सब के जो मेथड्स हैं, जो क्लासेस हैं, वो इस सिस्टम के अंदर डिफाइंड है। सिस्टम नाम का जो पैकेज है उसके अंदर डिफाइंड है, ठीक है। तो इनको अगर एग्जीक्यूट करना है, इन मेथड्स का यूज करना है, जैसे राइट एलन है, सॉरी राइट लाइन है, रीड लाइन है, ये सारे मेथड का यूज करना है, तो आपको इस पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने लिखा था स्टोरेज, नेम स्पेस स्टोरेज। देखिए इस पूरे को, पूरा जो प्रोग्राम मैं लिखूंगा उसमें जो भी क्लासेस होंगी उन सबको स्टोर करने का एक, कह सकते हैं, एक स्टोरेज है। एक ऐसा स्टोरेज है नेम स्पेस, जिसको नाम दिया मैंने स्टोरेज,
that will hold all the uh, classes, uh, okay, of the whole program, ठीक है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि उसके बाद क्या करना, क्लास बनाएंगे हम, क्लास का मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है। और देखो यहाँ पे मैंने स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग आगे लिखा है, ठीक है। स्टैटिक का क्यों, ये क्या काम है, देखो स्टैटिक का काम क्या है, जैसे मैंने ये मेथड यूज करा है, ठीक है। ये मेन मेथड जो है मैंने डायरेक्टली यूज किया है, इसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इस मेथड को यूज नहीं किया, ठीक है। स्टैटिक कीवर्ड का यही यूज है कि बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए आप मेथड को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे मेन मेथड को बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए इसको यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैटिक का ये काम है। वर्ड का मतलब है कि फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर मैं इंट लिखता तो इसका मतलब जो मेरा फंक्शन है, मेन फंक्शन है, कुछ रिटर्न कर रहा है। ये मेन जो है फंक्शन का नाम है। बेसिकली जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें जो मेथड होता है वो हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल में, ठीक है। अगर मैं इसे अगर एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे आउटपुट देगा नहीं है। देखो चेक करके देख लेते हैं। देखो एरर भी देगा, देयर वर बुild एरर, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू रन द लास्ट सक्सेसफुल build। तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, तो यहाँ पे एरर दिखा रहा है, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन मेथड, कंटेन स्टैटिक मेन मेथड सुटेबल फॉर एन एंट्री पॉइंट, यानी ये देखो ये वाला, तो इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, इसे ये जानते ही नहीं कुछ भी, ठीक है। लेकिन जो अदर प्रोग्राम में जैसे हमने वहाँ पर वर्ड में लिखते थे सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर, जावा के अंदर भी, तो वहाँ पे वो स्मॉल लिखते थे, यहाँ पे वो कोई फंडा नहीं है। यहाँ पे आपको मेन मेथड पे इस तरह लिखना पड़ेगा, यानी पहला लेटर जो है कैपिटल में होगा, ठीक है। अब ये आराम से कर जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो ये बात करते हैं ये इसकी स्ट्रिंग, इसका ब्रैकेट और ये आर्क्स। देखिए आर्क्स एक एरे है, एरे का नाम है जिसको इस तरह से डिक्लेयर किया गया है, या कह सकते हैं आर्क्स जो है स्ट्रिंग टाइप एरे है, यानी ये जो आर्क्स है ये एरे का नाम है जो कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होल्ड करेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट इसके स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं इसे अभी के लिए हटा भी देता हूँ ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरा प्रोग्राम रन नहीं करेगा, स्टिल इट विल रन, सी, देखो रन करेगा ये। क्या हुआ? एक मिनट फिर से रन कर, ठीक है। हेलो सी साहब, ये रन कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हटा भी देते हैं, ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट है जो पास किया है, ठीक है। इसको अभी लिख देते हैं एज इट इज, इसका बाद में भी जाएगा, अगर आप अभी इसे नहीं भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। स्ट्रिंग, ठीक है, लिख देते हैं। You don't need to think about it too much right now. ओके, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद क्या करते हैं, एक काम करते हैं, अ, अभी जो है ये इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए अब हम जो नेक्स्ट चीज़ है ये समझेंगे कि हम कैसे यूजर से सी शार्प के अंदर इनपुट ले सकते हैं। तो मेरे पास एक मेथड है कंसोल डॉट रीड, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ इंट a इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड, ठीक है, रीड। देखो
मेरे पास ये मेथड है कंसोल डॉट रीड। इसके थ्रू क्या है, यूजर से इनपुट ले सकता हूँ और इनपुट में क्या ले सकता हूँ, एक करेक्टर ले सकता हूँ। ठीक है, और करेक्टर ले सकता हूँ तो मैंने यहाँ पे इंट नहीं डिक्लेयर करना चाहिए, राइट। और आई शुड राइट हियर, आई वुड राइट कैर, लेकिन ये दिखाएगा एरर। बताता हूँ वो क्या रहा है यहाँ पे। देखो, एक मिनट रुक जाओ, वेट करो, थोड़ा पेशेंस रखो। सबसे यहाँ पहले यहाँ पे इंट लिखती है, ठीक है। एक बार पूरा यहाँ पे कंसोल डॉट राइट पेशेंस रखिए। आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग व्हाट आई एम डूइंग, ओके। तो ठीक है, एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे क्या देता है। 97 आएगा इसका आउटपुट, जबकि करेक्टर ले रहा है, ठीक है। ए के लिए 97 आउटपुट आएगा ये। तो यहाँ पर मैं, सॉरी, इनपुट दे दिया मैंने ए, ठीक है। एंटर करूंगा, 97 आ रहा है आउटपुट, इसको देखो, 97 आउटपुट आ रहा है इसको देखो, ठीक है। एक बार इसे फिर से रन करूंगा, इस बार मैं इनपुट दूंगा इसको बी, ठीक है। अब 98 आ रहा है, देखो इसका आउटपुट। तो अभी मैंने बोला कि जो कंसोल डॉट रीड है उसके थ्रू हम क्या है, एक सिंगल करेक्टर है यूजर से एज ए इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन मैं क्या है, आउटपुट में जब इसे ले रहा हूँ तो ये क्या है, एक इंटीजर दे रहा है। दूसरी चीज सोचने वाली ये है कि अगर ये एक करेक्टर रिटर्न करता है तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए, इंटीजर पर। सही बात है बिल्कुल, लेकिन ये जो है, जो कंसोल डॉट रीड है, लेता तो इनपुट है एज ए करेक्टर, मीन्स करेक्टर एज ए इनपुट लेता है, लेकिन जो रिटर्न करता है वो यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करता है। और यूनिकोड वैल्यू डेसिमल में होती है, यानी एक इंटीजर होता है। इसलिए मुझे यहाँ पे इंटीजर रिटर्न करना पड़ा। और आउटपुट में भी ए के लिए 97 दिया उसने, और बी के लिए 98 दिया। तो जो 97 और 98 था वो एक्चुअल में यूनिकोड था, एक डेसिमल वैल्यू थी, एक इंटीजर वैल्यू थी, जो कि इन ए और इन टीवी के अंदर मैंने होल्ड की थी, और जो मैंने कंसोल और रीड से ली थी। तो कंफ्यूजन वाली बात ये है कि करेक्टर इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पे, क्योंकि वहां से ले तो करेक्टर है, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो डेसिमल है। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। और यूनिकोड वैल्यू रिटर्न हो रही थी 97 और 98, उसको समझ लेते हैं। लेकिन यूनिकोड का मतलब क्या है, एक्चुअल में होता क्या है, जो अल्फाबेट्स हैं या जो सिंबल हैं, इनको हम समझते हैं, ह्यूमन बीइंग समझते हैं, लेकिन मशीन नहीं समझती। मशीन सिर्फ 0 और 1 को समझती है, ठीक है। तो क्या किया गया है कि जो मशीन, जो कंपाइलर है, एक्चुअली कंपाइलर क्या है, ये जो आपके अल्फाबेट्स हैं या जो सिंबल्स हैं, इनको एक यूनिकोड असाइन कर दिया गया है, एक डेसिमल वैल्यू असाइन कर दी गई है, जिसको कि हम बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं जी, ठीक है। तो जो कंपाइलर होता है ना, कंपाइलर में सबकी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसको सबका पता होता है कि किस अल्फाबेट को, किस सिंबल को क्या यूनिकोड असाइन किया गया है। और उसके बाद क्या करता है, जैसे ही उसको पता चलेगा कि मान लीजिए ए है, ए का यूनिकोड है 97, और सिस्टम के साथ, मीन्स सिस्टम में अगर हमें ए की वैल्यू को प्रोसेस करना है, तो वो क्या करेगा, 97 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देगा। जो भी 97 की बाइनरी वैल्यू होगी उसमें कन्वर्ट कर देगा, और मशीन से मतलब फिर हम मशीन के साथ प्रोसेस करवा पाएंगे ए की वैल्यू को, ठीक है। तो ये हो गया यूनिकोड, ठीक है। तो कंसोल डॉट रीड एक यूनिकोड वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज डेसिमल, दैट्स व्हाई आई राइट इंट ए, ठीक है। इंटीजर लिखा मैंने, क्या किया पे क्या लिखा था, तो आ रहा था रिजल्ट, मीन्स एरर आ रहा था, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर स्टिल अगर मुझे यहाँ पे करेक्टर लेना है तो क्या करूँगा। अभी तो मैं यहाँ पे डेसिमल वैल्यू रिटर्न हो रही है, ठीक है, ले तो करेक्टर रहा हूँ, लेकिन डेसिमल वैल्यू रिटर्न हो रही है। लेकिन अगर मेरे को फिर भी क्या लेना है, करेक्टर लेना है, तो मैं क्या टाइप कन्वर्जन करूंगा। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँ एक बार, ठीक है। अब मैं लिखूंगा कन्वर्ट, सॉरी, कन्वर्ट डॉट टू कैर, ठीक है। और यहाँ पे ये
एक सी जो कैपिटल में आएगी, ठीक है। और जो कंसोल डॉट रीड से मान लीजिए मैंने एक करेक्टर लिया, मान लीजिए मैंने यूजर से ए ले लिया, ठीक है। अब वो ए क्या रिटर्न करेगा, डेसिमल वैल्यू रिटर्न करेगा 97, लेकिन मैं क्या है जो ए है उसको मैं क्या यहाँ पे करेक्टर में चेंज कर दूंगा, जिससे कि जो वैल्यू 97 रिटर्न हो गई थी वो रिटर्न नहीं होगी, मुझे एज इट इज करेक्टर रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने उसे कन्वर्ट कर दिया था टू कैर नाम के जो मेथड है उससे, ठीक है। अब मैं ए प्रिंट करूंगा तो 97 नहीं आएगा, इस बार यूनिकोड रिटर्न नहीं होगा मेरे पास, और जो यूजर से मैंने ली थी ए वही रिटर्न होगी। आउटपुट देखो क्या आएगा, ए ही आएगा, मतलब कुछ भी लेते हैं आप वो आएगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे एम ले लेता हूँ, तो ओहो, अभी यूनिकोड रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हम्म, यहाँ पे मैंने क्या नहीं लिखा ना, वो तो करेक्टर आ रहा है ना मेरे पास, और देखो एरर भी नहीं आ रहा करेक्टर लिखने पर, पहले करेक्टर लिखने पर एरर आ रहा था। अब देखो सही आएगा आउटपुट, यहाँ पे मैं एल लिख देता हूँ, एल आ रहा है, ठीक है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पे मैं कैपिटल आर लिख देता हूँ, एंटर करूंगा, देखो आर आ रहा है आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पे अभी अगेन यूनिकोड इसलिए आ रहा था क्योंकि मैंने क्या इंटीजर लिखा हुआ था, जबकि मैं वैल्यू क्या ले रहा हूँ, करेक्टर ले रहा हूँ एक्चुअल में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सब समझ लिया है, सिस्टम क्या है, नेम स्पेस क्या है, ये स्टैटिक वर्ड, मेन स्ट्रिंग्स, आर्क्स, ये सब क्या है, ठीक है। उसके बाद डेटा टाइप्स की बात करते हैं। जो डेटा टाइप्स हैं इसके अंदर, देखिए डेटा टाइप्स का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, यानी इंटीजर टाइप का डेटा भी हो सकता है, करेक्टर टाइप का हो सकता है, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, स्ट्रिंग, ये सारे के टाइप ऑफ डेटा है, ठीक है। जैसे अभी मैंने लिखा यहाँ पे कैर ए, तो करेक्टर एक डेटा टाइप है, जैसे यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इंट ए इक्वल्स टू 20, तो ये एक करेक्टर हो गया, ठीक है। सॉरी करेक्टर नहीं, इंटीजर हो गया, ठीक है। और कंसोल डॉट राइट ए करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगा देखते हैं एक बार। सॉरी, देखो यहाँ पे है ना, बी करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। E20, ठीक है ना, ओके। इंट है, और देखो अब यहीं पे एक और है, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक कर देता हूँ सी का, अब एक मान लीजिए फ्लोट ले लेता हूँ, डेटा टाइप फ्लोट ले लेता हूँ, FLOAT, फ्लोट, ठीक है। फ्लोट ले लिया मैंने, एग्जीक्यूट करते हैं। वैसे फ्लोट 0.5 लिखना पड़ेगा ना। देखो एरर दिखा रहा है, देखो एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है एरर, देखिए जो जो फ्लोट वैल्यू आप असाइन करते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट डबल होती है, ठीक है। अगर स्टिल अगर आप इसे फ्लोट लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा एफ, ठीक है। और एग्जीक्यूट करो ऐसे, और 12.6 आएगा, सॉरी 20, 20.6, 20.6 आ रहा है ना। ये ई है वो ऊपर वाला जो लाइन लिखा था ना मैं, उसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से आ रहा है, तो डोंट नीड टू बी कंफ्यूज।
ऐसे इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल भी यूज कर सकते हैं। डबल का यूज है अभी नहीं लिखा है, ठीक है। डबल का मतलब है कि डबल का मतलब है ज्यादा बड़ी वैल्यू आप लेना चाहते हैं, डबल यूज करेंगे। और लॉन्ग का यूज तब करेंगे जब इंटीजर टाइप में आप बड़ी वैल्यू लेना चाहते हैं, ठीक है। करेक्टर हम डिस्कस कर लिया, फ्लोट डिस्कस हो गया, इंटीजर डिस्कस हो गया। मैंने ये बताया कि 20.6 में बिना एफ के लिख रहा था ऐसे, तो वहाँ पे ये एरर थ्रो कर रहा था, इसलिए क्योंकि ये जो जब एक फ्लोट वैल्यू लिखते हैं ना वो बाय डिफॉल्ट डबल होती है, तो आपको यहाँ पे ऐसे बताना पड़ेगा कि भाई हम इसे फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके टाइप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। अ, और जो है मैं डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी शेयर कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास अभी सामने रखे हुए हैं। तो वेरिएबल की बात कर ली हमने, ठीक है। सॉरी, नॉट वेरिएबल, डेटा टाइप्स की बात करी है अभी, ठीक है। वेरिएबल्स के बारे में बता रहे थे। वेरिएबल्स क्या है, देखो यहाँ पे मैंने जो ए लिखा है, बी लिखा है, ये क्या है, ये वेरिएबल्स है, ठीक है। वेरिएबल्स एक तरह से क्या होता है, एक कंटेनर होता है, एक कंटेन होता है जो वैल्यू जो भी हम उसे असाइन करते हैं उसे वो स्टोर कर लेता है। या कह सकते हैं आप ये भी मान के चल सकते हैं कि ए और बी क्या किसी मेमोरी लोकेशन का नाम मान के चल लो, ठीक है। एक स्टोरेज है जो आपकी इन वैल्यू को होल्ड कर रहा है, यानी बी क्या है, एक कंटेनर है। मेरे कर्सर को देखो, बी एक कंटेनर है दैट विल होल्ड 20.6। ए एक वेरिएबल है या कंटेनर है दैट विल होल्ड whatever I will assign with the help of my function console.read, ठीक है। तो ये है, तो ये होते हैं आपके वेरिएबल्स, ठीक है। और लिटरल्स क्या होते हैं, देखो 20.6 क्या है, और लिटरल्स भी ये इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है। लिटरल्स वो होते हैं जो राइट हैंड साइड में होते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। राइट हैंड साइड में लिटरल्स, लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स। राइट हैंड साइड में लिटरल्स होंगे और वो इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्लोट भी हो सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या है, 20.6 एक लिटरल है जो कि फ्लोट लिटरल है। 20 लिखता सिर्फ मैं तो क्या था, इंटीजर लिटरल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर यूजर से इनपुट में ए लेते हैं, दैट इज स्ट्रिंग लेते हैं, करेक्टर लेते हैं, तो वो स्ट्रिंग लिटरल या करेक्टर लिटरल की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो तीन चीज डिस्कस हो गई, डाटा टाइप, वेरिएबल्स और लिटरल्स, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप, ठीक है। ये सब हो गया डिस्कस। उसके बाद टाइप कन्वर्जन पे चलते हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन क्या है, टाइप कन्वर्जन का मतलब है कि फ्लोट से डबल में, मतलब एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में काउंट करना। जैसे मान लीजिए मेरे पास इंटीजर टाइप वैल्यू है, उसको फ्लोट में काउंट करना, फ्लोट है इसको कैरेक्टर में काउंट करना। देखो यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे हमने वही काम किया। हमने क्या है, जो करेक्ट कर टू कैर, देखो ये मैंने क्या उसको कन्वर्ट कर दिया करेक्टर में, ठीक है। फिर भी एक बार अच्छे से बताएंगे इसे, देखो यहाँ पे एक बार लिखेंगे। अभी ये ऊपर वाले जो कॉन्सेप्ट ये है ना, इनको कॉपी कर देते, वो कर देते हैं ना, कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट के बारे में बता देते हैं एक बार, कमेंट क्या है। देखो मैं कमेंट क्या है, देखो देखिए, अगर मान लो अब मैंने ये क्या क्या किया, डबल स्लैश से क्या है, कमेंट किया। देखिए जो सी शार्प है उसके अंदर क्या है, हम दो तरह के कमेंट्स के बारे में बात करते हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट्स और एक मल्टीपल लाइन कमेंट्स, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक कुछ लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने लिखा, तो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसे कमेंट से बंद कर देता हूँ, अब ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, यानी एक कमेंट ऊपर, एक लाइन ऊपर लिखी है मैंने ये वाली, और एक लाइन मैंने ये लिखी है, और मुझे इसे कमेंट करना है। तो अगर मैं इसे सिंगल लाइन कंसिडर करके करूँ तो मैं इसे डबल स्लैश से कर सकता हूँ, जैसे ऊपर किए मैंने, ठीक है। अभी एरर थ्रो नहीं करेगा, ओके। दूसरा तरीका है कि अगर मैं इसे डबल मतलब अलग अलग, हाँ, मल्टीपल लाइन कैटेगरी में लेता हूँ, तो मैं स्लैश एस्ट्रिक, इसके पीछे भी क्या लगाऊंगा, एस्ट्रिक लगाऊंगा, देखो
एस्ट्रिक और स्लैश, ठीक है, सॉरी स्लैश। तो ये होता है मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए। कमेंट को क्या है, एग्जीक्यूट, जो कंपाइलर है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, वो उसे स्किप करता है। ये कमेंट जो है सिर्फ अ, एक तरह से समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई एप्लीकेशन है और आप एप्लीकेशन को बीच के छोड़ के जाते हैं, तो जो दूसरा बंदा आया है वो आपके एप्लीकेशन का पर्पज क्या है, उसमें क्या क्या टास्क हैं, कैसे कैसे काम हो रहा है, सबको समझ सकता है विद द हेल्प ऑफ द कमेंट्स। यानी कमेंट्स आप अपने बेनिफिट के लिए भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5 या 10 दिन बाद आप इसी प्रोग्राम को आके ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए, कि अगर आप बाद में आते हैं तो चीज़ों को नोटिस कर सकें और चीज़ों को समझ सकें कि किसका क्या यूज है, मैंने ये क्यों लिखा था। ठीक है, तो यह है कमेंट्स का फायदा। तो कमेंट्स ही हमने समझ ली, ठीक है। ओके, अभी हम टाइप कन्वर्जन पे चल रहे हैं, ठीक है। टाइप कन्वर्जन क्या होता है, देखो, जैसे मैं एक ले लेता हूँ इंट ए इक्वल टू 90 ले लेता हूँ, ठीक है। 19.5 ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये क्या है, एक डबल है, ठीक है। अगर मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ इंट में, फ्लोट वैल्यू ले रहा हूँ ए के अंदर, ठीक है। ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर मैं अभी आउटपुट में देखता हूँ तो क्या आएगा, 19.5 ही आएगा। अरे कहाँ से आएगा, 20 नहीं किया तो। कंसोल डॉट राइट लाइन ए, देखो कंट्रोल+5 का यूज करूंगा मैं ऐसे एग्जिट करने के लिए, क्योंकि मेरा ऊपर से ऑप्शन जा चुका है, मैंने इसे फुल स्क्रीन में कवर कर लिया, ठीक है। कंट्रोल+F5 से मैं इसे एग्जिट कर रहा हूँ और देखो 19.5 आ, ठीक है। यानी ए एक वेरिएबल है जो फ्लोट वैल्यू होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जो ए है, मैं क्या करता हूँ, मैं इंट बी लेता हूँ और इक्वल टू जो मेरा जो फ्लोट है ए जो है उसको किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंटीजर में। तो मैं क्या लिखूंगा, इंट इंट ए, ठीक है। एरर दिखा रहा है यार ये। इंट बी करेंगे पहले, इससे पहले डिक्लेयर कर देता है ना। उसके बाद बी इक्वल टू इंट ए करते हैं।
एडिट करके देखने एक बार। एरर दिखा रहा है। ये दिखा इसलिए रहा क्योंकि हम सिंटैक्स अलग यूज कर रहे हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका गलत है यार अपना। ठीक है, अब सही आएगा। अब मैं बी को प्रिंट करूंगा ना, अब कितना आएगा? अब आएगा 19। देखो 15 प्लस एफ ऐसे में से एवरेज कर लेते हैं। तो ये सिंटैक्स गलत था, ठीक है। 19 आया, तो यही है टाइप कन्वर्जन आपका। दैट्स इट। टाइप कन्वर्जन में कुछ मेथड्स भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है, जैसे यहाँ पे देखा देखो, कन्वर्ट डॉट टू कैर। तो ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे मेथड हैं। इसका मैं क्या लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में नोट दे दूंगा, और बहुत सारे मेथड रखे हुए टाइप कन्वर्जन के लिए। तो क्या क्या हो गया? टाइप कन्वर्जन कैसे करना है? वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप हो गई, कैसे यूजर से वैल्यू एक्सेप्ट करनी है वो हो गया। जैसे हाँ, एक्सेप्टिंग वैल्यू फ्रॉम द यूजर एक बार और बता देते हैं, ठीक है। अभी इसे हटा दूं मैं, जो कमेंट कर देते हैं, मल्टीलाइन कमेंट। ओके। बैक ओके, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अभी मुझे यूजर से मान लीजिए कोई इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो मेरे ख्याल से क्या करूँगा, इंट ए इक्वल्स टू कंसोल डॉट, देखिए रीड लाइन, देखो रीड का यूज करते हैं हम यूजर से कैरेक्टर लेने के लिए, रीड लाइन का यूज करते हैं यूजर से एक स्ट्रिंग लेने के लिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है मेथड रीड लाइन और रीड के अंदर, ठीक है। और एक एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, इंट ए लिखा है, जबकि हम यूजर से क्या लेंगे, देखो नहीं सॉरी, अब सही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। तो लेकिन मुझे इंटीजर टाइप वैल्यू होल्ड करनी है के अंदर, तो मैं क्या टाइप कन्वर्जन करूंगा। तो इसे एक काम करते हैं, इससे हटा देते हैं सीधा, कन्वर्ट डॉट इंट 32 रीड कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। एक कंसोल कंसोल डॉट राइट लाइन, देखो राइट लाइन, और देखो राइट लाइन के अंदर राइट लाइन और राइट में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, अभी एक मिनट रुक जाओ। कंट्रोल प्लस F5, यहाँ पर मैं 20 और 66 ले लेता हूँ, आउटपुट 66 आ गया। तो कैसे यूजर से इंटीजर टाइप वैल्यू लिया वो देख लो, फ्लोट भी ऐसी लूंगा, कैर कैर और भी डबल वगैरह सब ऐसी लेनी है, ठीक है। राइट लाइन और राइट के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, देखो अगर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट राइट, सॉरी,
कंसोल डॉट राइट के अंदर मैं लिख देता हूँ हेलो। हेलो व्यूअर, ठीक है, एग्जीक्यूट करता हूँ। हेलो व्यूअर, देखो इसको कमेंट कर देते हैं यार, कंफ्यूज मत होना। ओ देखो यार, ओ कहानी सुनो देखो हेलो व्यूअर्स आ रहा है। हेलो व्यूअर्स आ रहा है कंसोल डॉट राइट की वजह से, ठीक है। अब देखो, अब मैं लिखता हूँ फिर से कंसोल डॉट राइट। अब भी देखो मैं क्या करूँगा, देखो देखो, अब भी मैं राइट लिखूंगा। अब मैं लिखूंगा मान लो आरसीबी फैन, आरसीबी फैन, आरसीबी फैंस लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 पे जाएंगे। देखो हेलो व्यूअर्स, हेलो व्यूअर्स, तो ये तो आ गया तुम्हारा इस वाली की वजह से, कंसोल डॉट राइट एलन की वजह से। और ये जो आरसीबी है, ये इस वाली की वजह से, ठीक है। लेकिन if you want to break the line, means you want that this line should execute next of this वाला line, okay। तो हम क्या करेंगे, I will write this method, so I will write right line, so again I am going to execute my program C। ये क्या करेगा, जो हेलो व्यूवर्स है उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उस लाइन को ब्रेक कर देगा, ठीक है। और जैसे ही वो लाइन ब्रेक होगी, आपका जो कंसोल डॉट राइट ये है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब ये दिखा क्यों नहीं रहा है, देखो हेलो व्यूवर्स एंड आरसीबी फैन दोनों नेक्स्ट लाइन में आ गया। देखो हेलो फैन जो है नेक्स्ट लाइन में आ गया, तो ये डिफरेंस है। जो राइट लाइन है वो जो भी उसके बाद जो आएगा वो उससे नेक्स्ट लाइन में होगा। जैसे कि आरसीबी फैन क्या है, हेलो व्यूअर्स की नेक्स्ट लाइन में आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया राइट लाइन और राइट के बीच डिफरेंस। एंड टाइप कन्वर्जन हो गया। देखिए टाइप कन्वर्जन जो है दो तरह का होता है, एक तो इम्प्लीसिट और एक एक्सप्लिसिट। इम्प्लीसिट जो होता है वो सिस्टम के थ्रू होता है, और एक्सप्लिसिट जो हमने यहाँ पे किया है ना, इंट लिख के करा किया है, और यहाँ पे हमने मेथड का यूज किया था कन्वर्ट टू इंट 32। तो ये दोनों क्या था, ये था एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन दैट इज डन बाय द प्रोग्रामर, ओके। लेकिन सिस्टम के थ्रू जब टाइप कन्वर्जन होता है उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ठीक है। एग्जांपल लेके देखिए एक बार इम्प्लिसिट के लिए, इसको फिर से कमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल फॉर इम्प्लिसिट, ये स्पेलिंग इम्प्लिसिट, 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 ये शायद, हाँ देख लेते हैं कहाँ है। इम्प्लिसिट, हाँ बिल्कुल सही है। हम्म,
ठीक है। जैसे इंट ए इक्वल टू में ले लेता हूँ 10, ठीक है। एक वैल्यू ले लेता हूँ मैं डबल में, डबल इक्वल टू सॉरी डबल बी इक्वल टू 20.2 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, मैं एक ले लेता हूँ सी इक्वल डबल सी इक्वल टू ए प्लस बी, और यहाँ पर कंसोल अरे कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे मैं सी प्रिंट करा दूंगा, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि मैंने डबल सी क्यों लिखा, इंट सी क्यों नहीं लिखा। देखो यहाँ पे इंट लिया है मैंने ए और डबल लिया है बी, तो इसमें अगर देखा जाए तो जो डबल है उसकी प्रेफरेंस ज़्यादा होती है, या कह सकते हैं डबल ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो सिस्टम क्या करता है कि अगर आप इंट और इंट ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट देगा इंटीजर, आप इंट और फ्लोट ऐड करोगे तो आपको इंटीजर नहीं देगा, ये आपको देगा फ्लोट। तो मैंने सी से पहले डबल लिखा है, यानी इंट नहीं लिखा, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा ना तो 20.2 आएगा। तो ये होता है टाइप कन्वर्जन बाय द सिस्टम, ठीक है। वेट, कंट्रोल प्लस F5 से एग्जिट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। Oh, still it is showing any error, two errors. Oh, ठीक, ठीक है ना। 30.2 आ रहा है, 10 and 20 plus 2 equals to 30.2, दैट इज फ्लोट वैल्यू, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे अगर मैं इंट लिखता हूँ तो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, एरर नहीं दिखाएगा भाई, एरर दिखा रहा है। एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि a प्लस बी से जो वैल्यू आ रही है, देखो ये आ गया रेड लाइन, सी को इंटीजर डिक्लेयर करने पे ये एरर दिखा रहा है क्योंकि a प्लस बी से मेरे को फ्लोट वैल्यू रिटर्न कर मिल रही है, फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही है, और मैं उसे इंटीजर के अंदर होल्ड कर रहा हूँ, दैट इज इम्पॉसिबल, ठीक है। एरर देखें एक बार क्या बोल रहा है। छोड़ो, तो यहाँ पे इसीलिए डबल लिखना पड़ेगा क्योंकि a प्लस बी से जो वैल्यू आ रही है वो डबल आ रही है, ठीक है। तो जो डबल वैल्यू इसके अंदर, हाँ, देखो एक्चुअल में है क्या, यहाँ पे a प्लस बी से वैल्यू होती है रिटर्न डबल, तो मुझे डबल के अंदर ही से स्टोर करना पड़ेगा, नहीं डबल टाइप के अंदर मुझे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन मान लो अगर दो इंटीजर वैल्यू में ऐड करूंगा तो इंटीजर रिटर्न होगा, लेकिन उसको मैं डबल के अंदर होल्ड कर सकता हूँ, तब एरर नहीं देगा। जैसे करके देखें, देखो ये इंट ए है और यहाँ पे मैं एक इक्वल ले लेता हूँ, इंट डी इक्वल टू मान लो 20 ले लेते हैं, ठीक है। अब मैं
क्या करूँगा, मैं क्या करूँगा देखो, मैं एक फ्लोट लूँगा, फ्लोट n इक्वल्स टू ए प्लस टी कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन एन, ठीक है। और इसको कहाँ गया, और इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ अभी मैं। अब इसको एक्सिट करेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्लस एफ। देखा 30 आ रहा है, तो ये डिफरेंस है। जब आप दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करके एक फ्लोट टाइप के अंदर होल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप एक फ्लोट वैल्यू को इंटीजर टाइप वैल्यू के अंदर होल्ड करोगे तो दिक्कत होगी, जैसे कि मैंने इस लाइन में भी बताया था आपको कि यहाँ पे हम डबल सॉरी इंड सी इक्वल टू ए प्लस बी कर रहे थे। ए प्लस बी से मुझे फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही थी, लेकिन मैं क्या कर रहा था, इंटीजर टाइप वैल्यू के अंदर दैट इज सी के अंदर उसे होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है, यानी इंटीजर टाइप को फ्लोट के अंदर स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फ्लोट टाइप को इंटीजर टाइप के अंदर होल्ड नहीं कर सकते। तो इट इज अ ग्रेट पॉइंट, ठीक है, गुड। तो ओके, ठीक है, एक और नोट्स पे चलते हैं। ये सी साहब के नोट्स हैं। कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हम? टाइप कन्वर्जन बता दिया है, ये रे वो मेथड है ना, टाइप कन्वर्जन मेथड्स, टू बूलियन, टू बाइट, टू कैरी, बहुत सारे हैं। वेरिएबल्स डिस्कस हो गए। Accepting value from user, we have discussed, again same thing. या एल वैल्यू एंड राइट वैल्यू एक्सप्रेशन, देखिए अभी मैंने जो बताया था, जो लिटरल होता है वो राइट आर वैल्यू की कैटेगरी में आता है, और जो वेरिएबल होता है वो लेफ्ट वैल्यू की कैटेगरी में आता है। जैसे इंट जेड इक्वल 25, तो ये राइट आर वैल्यू है और ये एल वैल्यू है, बस यही लिखा हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर, ठीक है। और ये लिटरल्स, करेक्टर लिटरल्स, और ये स्ट्रिंग लिटरल्स अभी मैंने बताया है, जो आर वैल्यूज होती हैं वह लिटरल्स होते हैं, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग हो सकती है, करेक्टर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है। ये कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर हैं, देखो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं बहुत सारे,
एब्स्ट्रैक्ट एज बेस क्लास। देखो ये क्लास जो अभी यूज करी थी हमने अपने प्रोग्राम में, ठीक है। एल सी आगे यूज करेंगे तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं प्री डिफाइंड जिनको अपना एक अलग पर्पज है, ठीक है। आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं है, वेरिएबल्स ही हैं। और देखो एन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई क्लास वेरिएबल फंक्शन और एनी अदर यूजर डिफाइंड आइटम, ठीक है। कुछ नहीं है, ये वेरिएबल्स को आइडेंटिफायर्स बोला गया है। लेकिन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का एक रूल है, जैसे a name must begin with a letter that could followed by a sequence of letter digit, ठीक है। यानी हम किसी भी वेरिएबल को एक लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद हम कोई भी 0 से 9 तक डिजिट यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर इज एन आइडेंटिफायर कांट बी डिजिट। यानी जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो डिजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट कंटेन एनी एम्बेडेड स्पेस और सिंबल लाइक, ये ये जो सिंबल्स हैं उसमें नहीं होने चाहिए। अंडरस्कोर इज अलाउड टू यूज एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल और आइडेंटिफायर, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑपरेटर्स, देखिए सी शार्प है सेट ऑफ बिल्ट इन ऑपरेटर्स एंड प्रोवाइड द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। देखो एक बार उस पर चलते हैं, इन सबको कमेंट कर देते हैं एक बार फिर से। देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रहा हूँ ए प्लस बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अरे ए प्लस बी लिख दिया, तो यहाँ पे जो ए और बी है वो क्या है, यहाँ पे ए और बी क्या है, ए कॉमा बी यहाँ पे क्या है, ए कॉमा, अरे ए नॉट के बचत है। यहाँ देखो, यहाँ पे मैं अगर लिख रहा हूँ ए प्लस बी, ए प्लस बी लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ये ऑपरेंड्स है, ठीक है। ऑपरेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने सिंबल यूज करा है वो क्या है, प्लस। ये क्या है आपका, ये आपका ऑपरेटर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑपरेटर ऑपरेंड्स की बात हो गई, ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेंड्स क्या होते हैं। देखिए ऑपरेटर जो है एक स्पेशल टाइप सिंबल होता है जो कि ऑपरेंड्स के साथ यूज किया जाता है, ठीक है। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कि ऑपरेंड्स के साथ यूज किया जाता है, जैसे ए और बी यहाँ पे ऑपरेंड है और जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, यानी ए और बी पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का विद द हेल्प ऑफ एडिशन ऑपरेटर, ठीक है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये समझ आ गया ऑपरेंड्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर्स कुछ नहीं है, ऑपरेटर्स आर स्पेशल टाइप ऑफ सिंबल्स दैट आर यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन operands, that's it. So सबसे पहले there are different type of operators we have. So first of all we will discuss about arithmetic operators. arithmetic operators जो arithmetic operators होते हैं इनके अंदर कौन कौन से सिंबल आते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। तो सबसे पहले है एक आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ठीक है, और मॉडुलस है। बेसिकली यही है, ठीक है। ये हो गए आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और जैसे कि अगर मैं अपने विजुअल स्टूडियो पे चलूँ, एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स टू 20 एंड
कंसोल डॉट राइट ln इक्वल टू a प्लस b। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पर, अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है, एडिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल करेंगे तो 30 आएगा ऑब्वियसली, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कंट्रोल प्लस F5, तो ये आ गया 30 आंसर, ठीक है। ओके ग्रेट, ये हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। उसके बाद आपके रिलेशनल ऑपरेटर, देखिए रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर में आ जाता है आपका, रिलेशन ऑपरेटर में आ जाएगा आपका जैसे एंड है, ठीक है। और और के लिए ये ऑपरेटर ये यूज करते हैं, अ, ये एक और होता है नॉट, नॉट, तो ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ठीक है। और क्या है, एक कंपेरिजन लॉजिकल ऑपरेटर, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, ये आपके लॉजिकल ऑपरेटर है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है। रिलेशनल ऑपरेटर्स की अगर हम बात करें तो रिलेशनल ऑपरेटर में ग्रेटर, ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। नॉट इक्वल टू हो गया, नॉट इक्वल टू, ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, यानी ये दो वैल्यूज के बीच या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा वैल्यू के बीच जो कंपैरिजन है उसको करने के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है, रिलेशन ऑपरेटर का, ठीक है। लॉजिकल हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स की हम यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जो बिटवाइज ऑपरेटर है बेसिकली नेटवर्किंग में यूज किए जाते हैं, ठीक है। एक बार बता देते हैं फिर भी, बिटवाइज ऑपरेटर्स के अंदर जो सिंबल होता है उनका, अब क्या सिंबल होता है उसका, वो होता है आपका ये, ये एंड ये, ठीक है। और असाइनमेंट ऑपरेटर की बात करें, एक होता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर में आप क्या जाते हैं जैसे कि इक्वल टू हो गया, सॉरी इक्वल टू, देखो रिलेशन ऑपरेटर में एक और है, इक्वल टू भी आएगा इसके अंदर, ये हो गया रिलेशनल कंपैरिजन के लिए, और ये हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इक्वल टू प्लस हो सकता है, ऐसे लिखेंगे, ए इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए इक्वल टू सॉरी इक्वल टू प्लस लिख सकता हूँ, इक्वल टू माइनस, इक्वल टू एस्ट्रिक, इक्वल टू मॉडुलो, इक्वल टू डिवाइड। तो ये सारे आपके असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है जैसे a इक्वल टू 20, ठीक है, यानी 20 वैल्यू कर रहे हैं a के अंदर असाइन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है इस वाले का, इसका मतलब होता है जैसे a, जैसे मान लो b इक्वल टू b प्लस 20 है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, क्या, b इक्वल टू प्लस 20, ऐसे भी लिख सकता हूँ उसे मैं। तो इसका मतलब भी यही है, b इक्वल टू b प्लस 20, ठीक है। ऐसे ही माइनस के लिए जैसे मान लो ऐसे b माइनस 20 हो गया, मतलब है b माइनस 20
ठीक है, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये हुए आपके असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्चुअली में ये ऐसे होना चाहिए, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, ये गलत तरीका है, ये ठीक है। ठीक है, इसको यहाँ पर प्लस माइनस इक्वल टू, ये सही है भाई। ठीक है, डिवाइड। ठीक है, तो ये हो गया ऑपरेटर्स। इनके यूज के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। ठीक है, और देखिए ये कुछ और भी ऑपरेटर है यहाँ पे, मिसलेनियस ऑपरेटर्स। तो ये थोड़े एडवांस हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें आप रीड कर लेना नोट्स में से। ठीक है, बॉक्सिंग और बॉक्सिंग आप रीड करना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हल्का सा। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन या ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग, तो इसमें बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, अलग से इसमें बताएंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले इन सब को छोड़ते हुए स्ट्रिंग वाले कॉन्सेप्ट को, स्ट्रिंग के लिए हम एक इससे आगे जो वीडियो आएगी वो स्ट्रिंग पे बेस्ड होगी। ठीक है, तो पहले हम इनको कंडीशनल स्टेटमेंट तो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इनको एक बार कवर कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो वो उसके लिए बनाएंगे, स्ट्रिंग्स के लिए अलग से हुआ, वो सेपरेट वीडियो है सिर्फ स्ट्रिंग सर्विस। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं? कंडीशनल स्टेटमेंट को हम देखो डिसीजन मेकिंग भी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जैसे देखो, सबसे पहले यानी एक तरह से इसमें क्या होगी ना, हमारे पास कंडीशन होगी, और वो कंडीशन ट्रू है तो उसके लिए कुछ ऑपरेशन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या एग्जीक्यूट होंगे। ठीक है, और कंडीशन फॉल्स है तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे देखो, सबसे पहले इसमें कितने तरह के हैं? डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट है, स्विच स्टेटमेंट है, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो कंडीशनल स्टेटमेंट है कितने टाइप के हैं, ये सारे इसके टाइप हैं। ठीक है, इतने टाइप के कंडीशनल स्टेटमेंट ये इसमें। सबसे पहले हम इस वाले को पढ़ेंगे। ठीक है, एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। कंडीशन अगर ट्रू है तो कंडीशनल के लिए जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, यानी कंट्रोल से बाहर आ जाएंगे। अगर कंडीशन फॉल्स है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम आउट ऑफ दैट कोड बाहर आ जाएंगे, यानी वो कंडीशन कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये होते हैं कंडीशन स्टेटमेंट। कंडीशन स्टेटमेंट सबसे पहला होता है इफ स्टेटमेंट, जिसका सिंटैक्स दिया गया है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट कर दो, अदरवाइज कुछ नहीं। देखो कोड से समझ आएगा ये सब। अभी ना हम ये सब खत्म कर दे रहे हैं, एक बार फिनिश कर देते हैं। शिफ्ट यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, ये सब हटा देते हैं अभी, अच्छे से समझेंगे इसे। देखो जैसे मान लीजिए इंट एज इक्वल टू 20 है। ठीक है, एज इक्वल टू 20 है, एक कंडीशन लगा रहा हूँ मैं। इफ यहाँ पर आ जाता हूँ, अगर एज ग्रेटर देन 80 है तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा मैं, कंसोल डॉट राइट एलन पर्सन इज एलिजिबल
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और है इफ और एल्स, ठीक है, तो मैं एल्स में लिख दूँगा, अभी मैं इसे हटा रहा हूँ, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है अभी, तो मैं एल्स लिख देता हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज एल्स पार्ट, ठीक है, कंट्रोल प्लस F5 करेंगे, दिस इज एल्स पार्ट, देखो एल्स पार्ट, ये लाइन आ रही है आउटपुट में ना, दिस इज एल्स पार्ट, क्यों, क्योंकि ये इफ जो है एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इसलिए एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे अब कर देता हूँ 44, ठीक है, अब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये फॉल्स पार्ट है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है, ये जो एल्स पार्ट है तब एग्जीक्यूट होता है जब इफ पार्ट फॉल्स हो जाता है, लेकिन इफ फॉल्स, अगर इफ पार्ट जो ट्रू होगा तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, देखो कंट्रोल प्लस F5, अब ये ऊपर वाला में परसेंटेज एलिजिबल फॉर वोट्स ही आएगा, देखो परसेंटेज एलिजिबल फॉर वोट्स, ठीक है, ओके, तो इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, एक और होता है इफ एल्स लेटर, ठीक है, उसका काम क्या होता है, अभी हमने एक कंडीशन रखी थी यहाँ पे, अगर मान लीजिए हमारे पास एक से ज्यादा कंडीशन है तो क्या होगा, तो हम वहां पे यूज करेंगे इफ एल्स लेटर, ठीक है, तो देखो हमने इफ डिस्कस करा है अभी, ठीक है, इफ यहाँ पे कंडीशन रखेंगे और उसके लिए ये कोई भी कोड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके लिए, ठीक है, इफ एल्स, देखो ये है ना कंसोल रीड की, ये जो डॉट नेट का जो पुराना वर्जन है ना वहाँ पे यूज किया जाता है, एक्चुअली होता क्या था, जैसे सी के अंदर गेट सी एच का यूज करते हैं स्क्रीन को एक्सेस करने के लिए, अगर यहाँ पे मैं रीड का यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा अपडेटेड वर्जन है, लेकिन अगर पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये कंसोल डॉट रीड की लिखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही जो एग्जीक्यूशन होता है, जो रन होता है ना, तो वो जो कंसोल है ना वो आके बहुत जल्दी से चला जाता है, वो आपको स्क्रीन शो नहीं होती, आउटपुट शो नहीं होता, तो आपको इस मीन्स अगर आपको आउटपुट देखना प्रॉपर्ली, जैसे मैं देख रहा हूँ अभी उस पर ब्लैक कंसोल एप्लीकेशन उस पर कंसोल पे, वैसे अगर देखना है तो आपको कंसोल डॉट रीड की यूज करना पड़ेगा, ठीक है, अगर पुराना पुराना वाला अपडेट यूज कर रहे हैं आप, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे अभी बताया, इफ वाला और एल्स वाला मैंने अभी क्लियर किया है, फ्लो चार्ट है इसका, कंडीशन चेक हुई, इफ कोड एग्जीक्यूट हुआ और कंडीशन ट्रू है तो अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन में कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कंडीशन फॉल्स है, अगर इफ कोड की जो कंडीशन है वो फॉल्स है तो वो आउट ऑफ द कंट्रोल मीन्स एंड हो जाएगा उसका, है ना, एग्जाम्पल आप रीड कर लेना। इफ एल्स लेटर के बारे में बात कर रहे थे, सिंटेक्स क्या है इसका, इफ boolean expression 1 then execute when the boolean expression 1 is true, else if this, else if this, else this, ठीक है, एंड इफ कैन हैव जीरो और वन एल्स, यानी इफ के पास क्या है, जीरो या जीरो से ज्यादा एल्स हो सकते हैं, ठीक है, एंड इट मस्ट कम आफ्टर एनी एल्स इफ, और ये जो है जो एल्स इफ है ना उसके बाद एल्स आना ही आना है, ठीक है, एंड इफ कैन हैव जीरो टू मैनी एल्स, ठीक है, वही चीज है, इफ कैन हैव जीरो टू मैनी एल्स, एल्स इफ यानी इफ के जो अलोंग है, इफ के जो अलोंग है हम जीरो से बहुत सारे एल्स पार्ट रख सकते हैं, यानी बहुत सारी कंडीशन उसके साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एंड दे मस्ट कम बिफोर द एल्स,
और ये सारे सारे जो एल सिफ है ना वो लास्ट में जो एल्स है उसके पहले आएगा। तो ये समझ लो कोर्स ही समझ आएगा एक्चुअली। देखो मान लीजिए अभी इसको हटा दे रहा हूँ मैं, ये चलो इसे हटा देते हैं, क्लियर कर देते हैं इसे। ठीक है, मान लीजिए मुझे कुछ नंबरिंग करनी है, यानी अगर नंबर एक स्टूडेंट है उसके नंबर अगर 30 से 50 हैं तो ग्रेड सी, 50 से 80 हैं तो ग्रेड बी, और 80 से 100 तो ग्रेड सी, ऐसे देनी है। चलो ऐसे करते हैं, बता देखो। ए इक्वल्स टू मार्क्स, ठीक है, मार्क्स इक्वल्स टू मान लीजिए 74, ठीक है। ओके, देखो इफ मार्क्स ग्रेटर देन 20 है, सॉरी 33, एंड मार्क्स लेस देन 50, ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ, कंसोल डॉट राइट लाइन, सॉरी रिकॉर्डिंग ऑफ कर रखी है तो उसे मैंने, देखो मैंने अभी अभी करा है इफ एल्स, इफ एल्स इफ का, ठीक है, ये समझ लो। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग क्या है ऑफ कर दी थी, पोज थी रिकॉर्डिंग, और मैं तब से लेक्चर दे रहा हूँ। ठीक है, समझ लेते हैं फिर। देखो ये इफ एल्स इफ के लिए मैंने बताया, इफ एल्स लेटर के लिए कि अगर एक से ज़्यादा कंडीशन आपको चेक करनी है देन यू विल यूज इफ एल्स इफ एंड एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इंट मार्क्स इक्वल टू 74 लिया है, और मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हैं, जैसे अगर मार्क्स ग्रेटर देन 33 है और मार्क्स लेस देन 50 है तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। देखो 74, 74 ग्रेटर देन 33, कंडीशन ट्रू लेस देन 54, कंडीशन फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इसको देखते हैं, 74 ग्रेटर देन 50, 74 लेस देन 60, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स। देखिए 74 ग्रेटर देन 60 यस, 74 लेस देन 80 यस, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये पोर्शन एग्जीक्यूट होगा। कंट्रोल प्लस F5 डालेंगे हम, और ग्रेटर अभी भी, ठीक है, मीन्स ये हमारा पोर्शन यानी ये वाला एल्स एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी एक कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, और इसके बाद जितने भी एल्स है एल्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, दैट्स इट, ठीक है। इससे पहले अगर वीडियो रिकॉर्ड ना हुई हो तो इससे पहले मैंने इफ और इफ एल्स के बारे में डिस्कस किया है, एक बार फिर से कर देता हूँ। देखो अगर मेरे पास मान लीजिए मैं एक इंट नाम का एक एज लेता हूँ, एज, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट नहीं करना, कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर।
ये कमेंट कर दिया मैंने, ठीक है। इंट एज इक्वल टू मैं नेक्स्ट 20 ले लेता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर एक कंडीशन लगाऊंगा, अगर एज मेरी ग्रेटर देन 80 है, तो यहाँ पर मैं कंसोल में लिखूंगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में क्या लिखूंगा मैं, कंसोल डॉट राइट लाइन में कि पर्सन इज एलिजिबल फॉर गिविंग 4 वोट्स, ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ एस पार्ट, ठीक है। और मान लीजिए कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स पार्ट होगा उसके लिए, तो एल्स में लिख देंगे हम पर्सन इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। कंट्रोल प्लस F5 करेंगे। ओहो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, फैक्टर, अच्छा, ठीक, और एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। पर्सन एलिजिबल फॉर वोट्स बाय, यानी ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, मैंने 20 डाला, 20 ग्रेटर देन 80 है, यानी ये वाला इफ पार्ट होगा ट्रू, तो इसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। और जो एल्स वाला बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए 10 डाल देता हूँ एज, ठीक है, और कंट्रोल प्लस से अप्लाई करेंगे तो पर्सन इज नॉट एलिजिबल, ठीक है, क्योंकि इफ वाली जो कंडीशन है वो हुई फिल, और एल्स वाली है वो हुई ट्रू, ठीक है। नीचे चला गया ये कंसोल, देखो पर्सन इज नॉट एलिजिबल, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास, इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट स्विच स्टेटमेंट, and then we will discuss about loops, for loop, while loop, do while loop, and then array, structure, enum, class objects, all will be covered. Okay, thanks a lot.